नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया है 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। खराब ग्लोबल संकेतों ने बिगाड़ा बाजार का मूड। चौतरफा बिकवाली से निफ्टी 17,000 के नीचे। सेंसेक्स निफ्टी में करीब 1.5% की गिरावट। इंडिया एक ब्रेकआउट नेशन है, एक ब्रेकआउट देश है, और ये जो मार्केट की आप आउट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, ये अगर 1 साल के बाद जाके देखेंगे तो ये आउट परफॉर्मेंस का गैप और बढ़ गया होगा। आने वाला टाइम भारत का। दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से बोले, देश की ग्रोथ स्टोरी अभी शुरू हुई, स्मॉल कैप में काफी मौके। सिम कार्ड और बैंक खातों के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन की हो सकती है वापसी। फ्रॉड पर नकेल कसने के लिए नियमों में बदलाव की तैयारी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। सैफई के मेला ग्राउंड में राजकीय सम्मान के साथ नेताजी मुलायम सिंह यादव का हुआ अंतिम संस्कार। बेटे अखिलेश यादव ने दी मुखाग्नि। यूपी के सीएम योगी राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज हुए शामिल। आज से उज्जैन में श्री महाकाल लोक। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण। 4 साल में 800 करोड़ की लागत से हुआ है तैयार। 80 के हुए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जलसा में देर रात केक काटकर फैंस के साथ किया सेलिब्रेट। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। और खबरों की शुरुआत समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से, जो आज पंचतत्व में विलीन हो गए। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार सैफई में किया गया। उनके बेटे अखिलेश यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान हर कोई बेहद भावुक दिखा। पूरे सैफई में नेताजी अमर रहे के नारे गूंजते रहे। उनके अंतिम दर्शन के लिए सैफई में जन सैलाब उमड़ पड़ा था। तो वहीं मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन के लिए कई नेता पहुंचे। राजनाथ सिंह, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी ने उन्हें अंतिम विदाई दी। राजनाथ सिंह ने इस दौरान कहा कि पीएम मोदी तो यहाँ नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी ओर से श्रद्धांजलि देने के लिए कहा है। और मैं मानता हूं कि भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी वह शख्सियत थे और जन सामान्य से जुड़े हुए लोग, धरती से जुड़ा हुआ नेता यदि माना जाता था तो मुलायम सिंह जी को माना जाता था। और आज हम सब यहाँ पर सैफई में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आज मैंने यहाँ अपनी तरफ से भी रीत रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कहीं वो बाहर है, कि मेरी तरफ से भी यह रीत उनके उत्सव पर रखी जाए और मेरी तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। दोनों काम किया है। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज उज्जैन में महाकालेश्वर कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। 800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए इस कॉरिडोर को अब श्री महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। महाकाल कॉरिडोर के इस फेज का काम पूरा होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। ये कॉरिडोर कई मायनों में बेहद खास है। जैसे इस कॉरिडोर की लंबाई 900 मीटर से ज्यादा है। यहाँ 108 बलुआ पत्थर से तैयार स्तंभ बनाए गए हैं और इसके शीर्ष पर त्रिशूल डिजाइन की गई है। यही नहीं, इस कॉरिडोर के शीर्ष पर भगवान शिव की मुद्रा भी है। और तो और कई और देवी देवताओं की कलात्मक मूर्तियों के साथ साथ शिव पुराण की कहानियों को दर्शाने वाले 53 प्रबुद्ध भित्ति चित्र भी यहां पर अंकित किए गए हैं। पीएम आज इस कॉरिडोर के उद्घाटन के साथ ही श्री महाकाल एंथम को भी लॉन्च करेंगे। कैलाश खेर ने इसे 1.25 महीने में तैयार किया है। आज इस एंथम पर कैलाश खेर समेत 21 ब्राह्मण और 108 कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा नाथ संप्रदाय के 21 सपेरे यहां बीन भी बजाएंगे। उज्जैन से महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन देखिए लाइव सीएनबीसी आवाज पर शाम 5:57 पर। और अब बात करेंगे शिवसेना की, जो अब डबल रोल में आ गई है। वो इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट को अलग अलग नाम और निशान मिल गए हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि मराठी मानुस अब किसके साथ खड़ा होगा। आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात रबी फसलों की, वो इसलिए क्योंकि इस बार रबी फसलों पर 3 से 9% तक एमएसपी बढ़ सकती है। हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बढ़ी हुई एमएसपी का ऐलान सरकार जल्द करेगी। इस खबर पर डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। असीम, बताएं, बढ़ी हुई एमएसपी का ऐलान कब तक हो सकता है? क्या है ज्यादा एमएसपी की ये पूरी खबर?
देखिए वैसे तो सरकार जो है सितंबर में रबी फसलों का एमएसपी जो है वो तय कर देती है, लेकिन ये पहला मौका है कि 1 महीने सरकार जो है लेट जो है वो चल रही है। लेकिन अब जो इंतजार जो है उसका खत्म जो है होने वाला है। तो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सरकार जल्दी इसकी घोषणा जो है वो कर सकती है। अगर मैं सीएसईबी की बात करूं तो उसने 3% से लेकर के 9% तक एमएसपी बढ़ाने की सिफारिश जो है वो की है। खासतौर पर सीएसईबी को यह लगता है कि जो फसलों का इनपुट कॉस्ट है वो काफी बड़ी है, तो जिसके चलते ये इसमें बढ़ोतरी जो होनी चाहिए। तो आप सरसों के तेल और दालों के अंदर जो है यहाँ पर ज्यादा बढ़ोतरी जो है आती हुई जो है वो देख सकते हैं। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर सरकार जो है इस नए एमएसपी का ऐलान जो है वो कर सकती है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। और अब बात ऑनलाइन फ्रॉड की, जिसको रोकने के लिए सरकार अब फिजिकल वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर सकती है। हमें सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि नया सिम कार्ड लेने, बैंक में खाता खुलवाने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी करने पर सरकार विचार कर रही है। इस पर ज्यादा डिटेल लेते हैं। हमारे साथ आलोक प्रियदर्शी इस वक्त हैं। आलोक, फिजिकल वेरिफिकेशन का नियम अनिवार्य किए जाने पर क्या कुछ डिटेल है आपके पास? देखिए, आजकल नया बैंक खाता खुलवाना हो या फिर नया मोबाइल सिम कार्ड इशू करवाना हो, ये काम चुटकियों में ई-केवाईसी के जरिए आजकल हो जाता है। इसी का फायदा जो साइबर ठग आजकल बड़े पैमाने पर उठा रहे हैं और इस आधार और पैन कार्ड और मोबाइल नंबर के जरिए बड़े बड़े फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा सरकार अब इस ई-केवाईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन के नियम को सख्त करने जा रही है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस पूरे ई-केवाईसी को प्रोसेस में अब फिजिकल वेरिफिकेशन को भी शामिल किया जा सकता है। यानी कि जिस लिहाज से पहले समय में बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के बैंक खाता नहीं खुलता था या फिर नया सिम कार्ड जारी नहीं होता था, अब एक बार फिर से फिजिकल वेरिफिकेशन को मैंडेटरी किया जा सकता है। इस मामले को लेकर गृह मंत्रालय ने हाल ही में कॉमर्स कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय और साथ ही साथ टेलीकॉम मंत्रालय से बैठक की थी और इस मामले पर चर्चा की थी। और इस मामले में गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि फिजिकल वेरिफिकेशन को मैंडेटरी किया जाए। तो जो जैसा अंदाजा है कि जल्द ही इस पूरे मामले में जो बैंक खाता खुलवाने के नियम होते हैं या फिर नया सिम कार्ड इशू करवाने के नियम होते हैं, इस पूरे प्रोसेस में जो फिजिकल वेरिफिकेशन है उसको एक बार फिर से ज़रूरी किया जा सकता है, ताकि बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के जो बड़े पैमाने पर फर्जी खाते खुल जाते हैं, बैंक खाते, नए सिम कार्ड जारी हो जा सकते हैं, उस पर रोक लगाई जा सके। और जब तक व्यक्ति की पहचान ना हो, उसका वेरिफिकेशन ना हो, उसका ना नया खाता खुले और ना ही नया सिम को, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए जो साइबर फ्रॉड हैं, जो स्कैमस्टर हैं, वो बड़े पैमाने पर देश भर में जो ऑनलाइन साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। और पिछले साल का अगर आंकड़ा देखें तो 41,000 से ज़्यादा इस तरह के फ्रॉड, साइबर फ्रॉड देश में अंजाम दिए गए थे। तो सरकार अब इस चीज़ को लेकर ये जो नया नियम है फिजिकल वेरिफिकेशन को, उसको फिर से इम्प्लीमेंट कर सकती है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आलोक। और अब बात करेंगे मार्केट की। मार्केट का मूड आज ग्लोबल संकेतों ने बुरी तरीके से बिगाड़ दिया। आज बाजार में चौतरफा बिकवाली रही। निफ्टी 17,000 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में करीब 1.5% की गिरावट देखी गई। बाजार ने ऐसा गोता क्यों लगाया, जानने के लिए चलते हैं यतिन मोता के पास। यतिन, बाजार तो चारों खाने चित जैसा था, लेकिन किन सेक्टर्स और शेयर में सबसे ज्यादा पिटाई आज हुई? देखिए, शुरुआती जो ट्रेंड था थोड़ा बहुत वीक था। इनफैक्ट हमने थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश की फर्स्ट हाफ में, लेकिन दूसरे हाफ में एक भारी सेलिंग का मुकाबला बाजार को करना पड़ा और कहीं ना कहीं आज बेयर्स का पलड़ा जो है वो भारी होता हुआ दिखाई दिया। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो सभी के सभी सेक्टर्स आज लाल निशान में ही बंद हुए। हालांकि चुनिंदा स्टॉक्स जैसे एक्सिस बैंक, अदानी एंटरप्राइजेज आपको हरे निशान में दिखेंगे। मार्जिनल 1-1.25% जितने मूव्स इन स्टॉक्स में आपको आते हुए नजर आए। लेकिन अगर आप निफ्टी के लूजर्स की बात करें तो डीवीज लैब देखिए आपको 5% नीचे दिखाई देगा। जेएसडब्ल्यू स्टील, इंडसइंड बैंक, आयशा मोटर्स जैसे स्टॉक्स 3-3.5%। इनफैक्ट आज अच्छे नतीजों के बाद टीसीएस, इन्फोसिस जैसे शेयर्स भी, जहां इन्फोसिस की बायबैक अनाउंसमेंट थी, उसके बावजूद स्टॉक में आपको 2-3% के डिक्लाइन आते हुए दिखाई दिए। मिड कैप्स की बात करें तो थोड़ा बहुत मूव आपको बाटा, फेडरल बैंक, सिंजीन जैसे स्टॉक्स में आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन फिर से अगर आप लूजिंग एंड पे देखेंगे तो काफी सारे स्टॉक्स आपको दिखेंगे मंदी की चपेट में, खास करके जेएसडब्ल्यू एनर्जी लगभग 5% नीचे। इसके अलावा डॉक्टर लाल पैथलैब, ऑरोबिंदो फार्मा, ओपेरा रियल्टी जैसे स्टॉक्स में आपको 4-5% का डिक्लाइन आता हुआ नजर आएगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका यतिन। और अब बात विनिवेश की, जिसकी प्रक्रिया रफ्तार पकड़ेगी। दीपम सचिव तुहिन कांत पांडे ने सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि चालू कारोबारी साल में आईडीबीआई बैंक और बीईएमएल के फाइनेंशियल बिड आएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एससीआई के डीमर्जर को भी जल्द मंजूरी मिल जाएगी। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय।
सोचो तो BEML में चूंकि डिमर्जर हो चुका है, इसके बोर्ड मीटिंग में भी मंजूरी मिल चुकी है, तो इसका EOI कब तक एक्सपेक्ट करें? नहीं, ये इसका तो EOI कब से आ चुका है, इसको हम लोग होल्ड और पे डाल इसमें बहुत से जो बिडर्स भी हैं वो बिडर्स ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं, और उनमें से एक ये रिक्वायरमेंट भी थी कि डिमर्जर करना है, इसके जो एसेट्स को उसको सेपरेट किया जाए। और चूंकि इसमें लैंड है, बेंगलोर में लैंड थी, मैसूर की जमीन थी, उन जमीन में चूंकि एक काफी महत्वपूर्ण और महंगी जमीन है, उस जमीन को अलग से करके ताकि उसमें सभी शेयर होल्डर्स का रहे और वो सरकारी कंपनी रहे, जैसे सरकार की उसमें ज्यादा हिस्सेदारी है, और वो इसकी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया में शामिल ना हो। तो वो प्रक्रिया पूरी हो गई। वो प्रक्रिया अब जैसे लिस्टिंग में ही वो प्रक्रिया पूरी होगी। जब वो लिस्टिंग हो जाएगी, ठीक है, तो फिर वो एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में जन्म लेगी। उसका बाद फाइनेंशियल बिड मंगाया गया हम लोग। फाइनेंशियल बिड करंट फाइनेंशियल ईयर में पॉसिबल है? पूरी को हमारा प्रयत्न यही रहेगा। तो SCI का भी हम लोग फाइनेंशियल बिड मान के चले करंट फाइनेंशियल ईयर में, कि नहीं उसमें मुश्किल लग रहा है? नहीं, बिल्कुल होगा। पिछले दिनों UAE में जहां तक कि मुझे याद है कई सारे डिफेंस PSUs ने रोड शो किया था, तो क्या माना जाए इस रोड शो के रिस्पांस के आधार पर OFS आने वाले दिनों में देख सकते हैं? नहीं, आपको रोड शोज को हमेशा OFS से लिंक नहीं करना चाहिए, डाइवेस्टमेंट से भी लिंक। इन्वेस्टर्स जो है, ये कोई भी लिस्टेड कंपनी का इन्वेस्टर से लगातार अपना संपर्क रखना एक इम्पॉर्टेंट जिम्मेवारी है उनकी। इनफैक्ट हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये नियम है कि जब भी वो अपना रिजल्ट्स निकालते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो उसके बाद जो भी अलाउएबल पीरियड है सेबी के द्वारा, उस अलाउएबल पीरियड में वो निश्चय संपर्क करें। उसी का हिस्सा था उनको, उनको हिस्सा है, तो उनको विभिन्न जो जगह से, क्योंकि FIIs हैं, FPIs हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, तो विभिन्न माध्यम से ये संपर्क करना आवश्यक है। और तुहिन खान पांडे से एक्सक्लूसिव बातचीत आप सुन सकते हैं शाम 6:27 पर। अब बात करेंगे IT सेक्टर्स की, जिसमें कंपनियों की चौतरफा ऑफर लेटर वापस लिए जाने की खबरों के बीच TCS ने राहत की खबर दी है। कंपनी ने कहा है कि वो जिनको ऑफर दे चुकी है वो उनसे वापस नहीं लेगी। CNBC आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के चीफ HRO मिलिंद लक्कड़ ने कहा कि कंपनी जरूरत के हिसाब से कई हायरिंग भी कर रही है। पिछले साल हमने 1 लाख से ज़्यादा ट्रेनिज को हायर किया था। उसके बाद 35,000 इस साल, दो तिमाहियों में 35,000 हो चुके हैं ऑलरेडी 12,000 और मैंने पाइपलाइन बोल चुका हूँ। तो इसके कारण जो हमने ऑर्गेनिक टैलेंट डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट किया है लास्ट 2 क्वार्टर्स में, एंड वॉट एवर वी नीड इज इंक्रीमेंटल एडिशन फ्रॉम द मार्केट। सो इतना सब इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो हमको चाहिए मार्केट से वही लेते हैं हम। कई कंपनियों ने ऑफर लेटर दिए, वापस ले लिए। TCS ने अब तक ऐसा नहीं किया है। क्या कारण है कि बाकी कंपनियां ये कर रही हैं? कि क्या वो कॉशियस हैं? अगर उस पर एक आप कोई टिप्पणी दे सकें। दूसरे कंपनी का स्पेकुलेशन आई कैन ओनली डू एज मच एज यू डू, दैट इज अ स्पेकुलेशन, बट ऐसा इंडस्ट्री में हो रहा है, हमने भी सुना है, लेकिन हमने एक भी ऑफर ऐसा नहीं हुआ है कि हमने उसको रिवोक किया है, ऐसा नहीं है। तो एंड इट इज नॉट इन अवर कल्चर, वी हैव नॉट डन इट इन द पास्ट एंड विल नॉट डू इट। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज देश की पहली फ्लेक्सी फ्यूल इंजन वाली कार को लॉन्च किया। सड़क परिवहन मंत्री गडकरी ने खुद इस कार की सवारी भी की। इसमें क्या कुछ खास है, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन। ये कार काफ़ी खास है क्योंकि ये है देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली कार। ये कार 3 अलग अलग तरह के फ्यूल से चल सकती है। ये पेट्रोल से चल सकती है, ये इथेनॉल से चल सकती है, और चूंकि ये एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार है, इसलिए इसका इस्तेमाल एक इलेक्ट्रिक कार के रूप में भी किया जा सकता है। जो डिज़ाइन किया गया है, इसे 40% इसे एक इलेक्ट्रिक कार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 60% इसे एक इथेनॉल फ्यूल के साथ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर इसे पेट्रोल के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल ये एक ट्रायल प्रोजेक्ट है और इसे टोयोटा और
रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने साथ मिलकर इसे तैयार किया गया है। ब्राज़ील में इस तरह की कार काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, भारत में भी इसे पॉपुलर बनाने की तैयारी की जा रही है। ये पहली कार है इस तरह की फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली जिसे यहाँ लाया गया है एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, लेकिन जल्द ही अलग अलग कार कंपनियाँ इसे तैयार करेंगी। और अगर इसके डिज़ाइन की कुल मिला के बात करें तो इसमें 1.8 लीटर का इंजन है। जो पावर ये तैयार करती है 75 किलोवाट का पावर तैयार करती है। जो टॉर्क है इसका 142.2 Nm का इसका टॉर्क है। कीमत की फिलहाल कोई घोषणा नहीं की गई है क्योंकि एक ट्रायल प्रोजेक्ट है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं एक बार इस तरह की गाड़ियां मार्केट में आ जाएं तो लगभग 20 से 25 लाख के बीच आपको इसकी कीमत पड़ेगी। सरकार ने एक मैंडेट दिया है अलग अलग ऑटो कंपनियों को कि वो फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली गाड़ियां ज़रूर तैयार करें और कम से कम हर मॉडल का एक वेरिएंट फ्लेक्स फ्यूल वाला हो। हालांकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिलहाल हम बार बार कह रहे हैं कि ये एक ट्रायल प्रोजेक्ट है। जैसे जैसे इसे एक मार्केट मिलेगा, इथेनॉल की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, हम इस तरह की गाड़ियों का काफ़ी ज़्यादा बाजार में देख पाएंगे। कैमरामैन अखिलेश के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। और अब बात एशिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो की, जिसका 12वां संस्करण गुजरात के गांधीनगर में 18 से 22 अक्टूबर के बीच होगा। 76,000 स्क्वायर मीटर में यह प्रदर्शनी लगेगी और 1,000 से ज्यादा कंपनियां इसमें हिस्सा लेंगी। 70 देश के लोग इसमें शिरकत करेंगे। डिफेंस एक्सपो की खास तैयारी का जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो गुजरात के गांधीनगर के इसी हेलीपैड में आयोजित होने जा रहा है। 18 से 22 अक्टूबर के दौरान ये एक्सपो है वो भारत का दमखम दिखाएगा। पहले हम डिफेंस में काफ़ी दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब पूरा का पूरा है वो सिनारियो चेंज होने वाला है। ये जो एग्जीबिशन है वो 76,000 स्क्वायर मीटर में होगा और भारत की छोटी बड़ी रक्षा की 1,000 से ज़्यादा कंपनियां इसमें हिस्सा लेगी। 70 से ज़्यादा कंट्री के लोग भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं और रक्षा विशेषज्ञ के 3,000 से भी ज़्यादा ग्लोबल डेलीगेशन भी इसमें आने वाले हैं। 12 लाख से ज़्यादा लोग इस 5 दिन के डिफेंस एक्सपो में हिस्सा लेंगे, इस प्रदर्शनी को देखेंगे। जो पहले एक सिनारियो होता करता था कि हम डिफेंस उपकरण चाहे छोटा हो या बड़ा हम दूसरे देशों पर निर्भर होते थे, लेकिन अब आलम यह है कि छोटे से छोटे तोप से लेकर बड़े हवाई जहाज भी इसी भूमि पर बनेंगे। और प्रधानमंत्री ने हाल ही में गुजरात दौरे पर जनसभा में ये बात भी कही थी कि ये दिन दूर नहीं कि गुजरात की इस भूमि पर बड़े बड़े एयरक्राफ्ट भी बनेंगे। तो ये एक्सपो न केवल एक एक्सपो बनकर रह जाएगा, लेकिन भारत का दुनिया के सामने एक शक्ति प्रदर्शन भी होगा कि हम में भी है पूरा दम। केतन जोशी, गांधीनगर। और अब बात हमारे सहयोगी चैनल CNN न्यूज़ 18 की खास पेशकश इंडियन ऑफ द ईयर की। इसमें 12वें एडिशन में 2022 की उन शख्सियत को नवाजा जाएगा जिन्होंने अपने काम से देश का सिर फख्र से ऊपर किया, देश का मान सम्मान बढ़ाया। स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, स्टार्टअप, सोशल चेंज, क्लाइमेट जैसी कई कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाएंगे। देखना ना भूलें 12 से 6 अक्टूबर को 6 बजे शाम से लगातार इंडियन ऑफ द ईयर 2022 ग्रैंड फिनाले।